नमस्कार। आप सभी को मेरा सादर नमन। आज मैं आपके लिए अपने हाथों से बनाया हुआ उपचारात्मक शिक्षण पंजिका गणित एवं हिंदी लेकर आई हूँ। ये इसका फ्रंट है जिसको मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है। ऊपर पंजिका का नाम है उपचारात्मक शिक्षण पंजिका गणित एवं हिंदी। इसके बाद नाम और विद्यालय का नाम, जनपद और ब्लॉक। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता हमारे विद्यालय में हमेशा रहती है। तो उपचारात्मक शिक्षण पंजिका निरीक्षण में बराबर चेक भी की जाती है। जो भी हमारे विद्यालय में आता है वो उपचारात्मक शिक्षण पंजिका जरूर देखेगा, आपसे मांगेगा कि आप उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार से करा रहे हैं। तो देखिए, इसकी शुरुआत मैंने इस तरह से करी है कि सबसे पहले मैंने परिचय दिया है कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है। एक कुशल शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों तथा प्रविधि परीक्षणों, निरीक्षण या वार्तालाप के आधार पर शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े व कमजोर बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाकर उनको उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा कठिनाइयों को दूर करके विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता में वृद्धि करता है, सामान्य बालकों की श्रेणी में लाने का प्रयास करता है। यही उपचारात्मक या निदानात्मक शिक्षण है। इसीलिए हमें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है कि जो हमारे विद्यालय के कमज़ोर या कक्षा के जो हमारे कमज़ोर छात्र छात्राएं हैं, उनकी हम कमज़ोरियों का पता लगाकर उन्हें दूर करें और सामान्य बालकों की श्रेणी में ले आएं। इसके पश्चात उपचारात्मक शिक्षण का महत्व क्या है। विद्यार्थियों को सीखने में आने वाली कठिनाइयों का पता चल जाता है। नंबर 2, विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास को बल मिलता है। छात्रों की हीन भावना दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपचारात्मक शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। पहला है छात्रों की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करना। दूसरा है उत्तम भाषा प्रयोग की क्षमता प्रदान करना, समय एवं शक्ति का संरक्षण करना, मंद बुद्धि बालकों में आत्मविश्वास बढ़ाना और व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर पढ़ाना। ये इसके उद्देश्य हैं और इन सबसे हम भली भांति परिचित हैं। तो ये हमारे उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें है उपचारात्मक शिक्षण निर्माण प्रक्रिया, कि हमें किस तरह से करना चाहिए और हमें इसका निर्माण उपचारात्मक शिक्षण का किस प्रकार करना चाहिए। प्रत्येक छात्र के स्तर के अनुसार इस उपचारात्मक शिक्षण की कौन सा छात्र किस स्थिति में है, उसे क्या ज़रूरत है, वो किस में पाठन में कमज़ोर है, लेखन में कमज़ोर है, या उसका आधार ही नहीं है कोई पढ़ाई का, इस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। फिर प्रत्येक सप्ताह छात्र की प्रगति की जांच होनी चाहिए और प्रत्येक सप्ताह में ये देखना है कि उसने कितनी प्रगति करी है। उस हिसाब से हमें उसका एक अलग ब्यौरा रखना है कि हमारा छात्र किस स्थिति में था और उसमें कितना बढ़ोतरी हुई। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे उपचारात्मक शिक्षण निर्माण प्रक्रिया, कि उपचारात्मक शिक्षण निर्माण प्रक्रिया हम कैसे। निदानात्मक परीक्षणों में छात्रों के द्वारा की गई त्रुटियों का विश्लेषण बहुत आवश्यक है। जब हम उनकी कॉपी चेक करें, उनका काम चेक करें, तो हम देखें कि जो जो उनकी कमियां थीं दूर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, कि अभी भी छात्र उन्हीं पर अटका हुआ है। त्रुटियों के आधार पर अलग अलग अभ्यासों का निर्माण करना। फिर उसके लिए हमें अलग अलग कार्यपत्रक तैयार करने हैं या अलग अलग तरह से उसे अभ्यास करना है। एक ही चीज़ का अलग अलग तरह से जोड़ के सवाल हम समझा रहे हैं, तो जोड़ के सवालों को अलग अलग तरह से लिख कर अलग अलग तरह से समझा कर सिखाना है। अध्ययन के अनुसार ही अभ्यास माला का निर्माण होना चाहिए। एक ही प्रकार की त्रुटि के लिए विभिन्न प्रकार के अभ्यास प्रश्न होने चाहिए, जिससे बच्चा हर तरह से करना सीख जाए। इसके बाद उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहाँ पर हमें इनका प्रयोग करना है। पहला है वाचन या पाठन, बच्चा पढ़ने और लिखने में गलतियाँ करता है। दूसरा लेखन है। फिर उच्चारण में बहुत से बच्चे गलती करते हैं, उनका उच्चारण सुधार करना है।
भाषा और गणित। ये तो बहुत ही मुख्य है, भाषा और गणित। इसके बाद देखिए मैंने इसे कोरिलेट कर दिया है प्रेरणा ज्ञान उत्सव से। इससे आप सभी परिचित हैं। ये लगभग साल भर पहले आया था जब कोरोना काल चल रहा था और विद्यालय बहुत दिनों तक बंद रहे थे। उसके बाद जब विद्यालय खुले थे तो प्रेरणा ज्ञान उत्सव करके 100 दिन का एक कार्यक्रम चलाया गया था कि इसमें बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना था कि बच्चे जो पिछड़ गए हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे मिशन प्रेरणा के अंतर्गत निर्धारित प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने हेतु लंबे समय से बच्चों के लिए बंद विद्यालयों के कारण उनकी दक्षताओं पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को दूर करते हुए शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनकी दक्षताओं को बढ़ाने और विकसित करने हेतु 100 दिन का ये विशेष कार्यक्रम चलाया गया था। इसके बाद ये विशेष योजना चलाई गई थी विद्यालय अवधि खुलने के 100 दिनों तक, कि 100 दिनों तक हमें बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण देना था। और ये उपचारात्मक शिक्षण भाषा और गणित का था। उपचारात्मक शिक्षण भाषा के लिए या हिंदी के लिए कक्षा 1, 2, 3 के लिए ये 3 कालांशों में बांटा गया था और 4, 5 के लिए 2 कालांशों में बांटा गया था। इसके बाद जब हम ये करेंगे तो इसके उपचारात्मक शिक्षण करने के पहले हमको बेसलाइन प्रारंभिक आकलन बच्चों का करना था कि बच्चे जो हमारे पास आए हैं इतने दिनों के पश्चात तो उनमें क्या क्या कमियां हैं, हमें ये जानने के लिए उनका बेसलाइन आकलन करना था, जो कि समृद्ध पुस्तिका में उपचारात्मक शिक्षण उसी हिसाब से करना है जिससे बच्चों द्वारा प्रेरणा सूची में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। आकलन परीक्षण प्रपत्र द्वारा परीक्षा ली जाएगी। ये आकलन परीक्षण प्रपत्र समृद्ध हस्तपुस्तिका में ही दिया गया है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय हेतु 15 प्रश्न और उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 25 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, आधा नंबर नहीं दिया जाएगा। कक्षा 1 का बेसलाइन आकलन नहीं होना है क्योंकि उसी समय बच्चे एडमिशन लेते हैं, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण पूर्ण करने के पश्चात 48 दिनों के बाद एंड लाइन आकलन किया जाएगा। कक्षा 2, 3, 4, 5 का बेसलाइन और एंड लाइन दोनों ही होगा। समृद्ध संदर्शिका में दिए गए शब्द कार्ड द्वारा ही आकलन होगा और अलग से कोई आकलन प्रपत्र नहीं बनाना है, हमें उसी से आकलन करना है। बेसलाइन आकलन की विधि क्या है? जब हम बेसलाइन आकलन करेंगे 2, 3, 4, 5 का तो हम पठन कार्ड देंगे। पठन कार्ड देने के बाद में बच्चे ने जितना पढ़ा है, जो पढ़ा है उस हिसाब से बच्चे को पढ़ाएंगे। पढ़ने के बाद बच्चे को नंबर देंगे, सही पढ़ने पर 1 नंबर और गलत पढ़ने पर 0। स्कोरिंग प्रपत्र में हम उसका योग करेंगे और योग के आधार पर हम बच्चे का लेवल तय करेंगे कि बच्चा किस स्तर पर है। 2, 3 के लिए हमें शब्द कार्ड यूज़ करना है और 4, 5 के लिए पाठ कार्ड यूज़ करना है। अभी मैं आपको आगे दिखा दूंगी कि शब्द कार्ड क्या है और पाठ कार्ड क्या है। कक्षा 2, 3 का स्तर तय करना। शब्द कार्ड में दिए गए 20 शब्दों में से अगर बच्चा 50% सही शब्द प्रवाह के साथ पढ़ता है तो स्तर 1 में आएगा। 50% या 10 शब्द से अधिक प्रवाह के साथ पढ़ लेता है तो वो स्तर 2 में आएगा। 10 शब्द या इससे कम पढ़ना समूह 1 है। 11 शब्द या इससे अधिक पढ़ना समूह 2 है। तो समूहवार गतिविधियां समूह 1 में, कालांश 1 में हम कहानी, कविता, पोस्टर पर चर्चा, कहानी प्रकार और चित्र प्रकार। कालांश 2 और 3 में वर्णमाला पहचान, अभ्यास पुस्तिका प्रकार और सहज 1 पर कार्य करेंगे। इसके पश्चात समूह 2 में 2 कालांश होंगे जो 4, 5 के लिए है। इसमें हम चित्र पर चर्चा, कहानी पर कार्य, कविता, कहानी और पोस्टर पर कार्य। कालांश 2 में पठन, वर्णमाला पर कार्य, अभ्यास पुस्तिका, सहज 1, 2, 3 और शब्द पर कार्य। ये देखिए, ये कक्षा 2 व 3 का शब्द पठन कार्ड है। ये बच्चों को हम पढ़वाएंगे। देखिए इसमें 20 शब्द हैं। इन 20 शब्दों में से बच्चा अगर 10 पढ़ लेता है तो वो स्तर 1 में रहेगा। अगर 10 शब्दों से वो ज़्यादा पढ़ लेता है तो वो स्तर 2 में चला जाएगा। इसी तरह से कक्षा 3, 4 में
स्तर 3 के लिए जो है वो 4-5 का स्तर है। इसमें 30 शब्द होंगे और 30 शब्दों में से बच्चा अगर 15 शब्द पढ़ लेता है तो स्तर 1 में होगा, और 15 से ऊपर 16 से अधिक पढ़ने पर वो स्तर 2 में जाएगा। समूहवार गतिविधियां हम कैसे कराएंगे? कालांश 1 में वर्णमाला पहचान, कालांश 2 में डिकोडिंग और ब्लेंडिंग। समूह 2 को वर्णमाला, मात्रा, ब्लेंडिंग, शब्द और वाक्य, ग्रिड से शब्द बनाकर लिखना। कालांश 2 डिकोडिंग, पठन, पाठ्यपुस्तकों पर आधारित लेखन कार्य, अभ्यास पुस्तिका। ये कार्य हमें बच्चों को करवाने हैं। इसके बाद ये देखिए पठन कार्ड है 4-5 के लिए। रोहित के घर के सामने एक बगीचा था, उसमें कई पेड़ लगे थे। रोहित रोज बगीचे में खेलने जाता था, उसके दोस्त भी खेलने आते थे, वे फुटबॉल खेलते थे। ये 30 शब्द हैं। अगर 30 शब्द लगातार बच्चा पढ़ लेता है या 30 में से 15 शब्द पढ़ता है तो वो स्तर 1 में आएगा, और वो 15 से ज़्यादा पढ़ लेता है तो वो स्तर 2 में आएगा। आकलन के बाद बच्चों का स्तर हम इस तरह से तय करने लेंगे। बच्चों की उपलब्धि 15 या उससे कम शब्द पढ़े हैं तो स्तर 1 में आएगा, 16 और इससे अधिक शब्द पढ़े हैं तो स्तर 2 में आएगा। और फिर उनका शिक्षण कार्य अगर स्तर 1 में है तो शिक्षण कार्य में हम वर्ण, मात्रा, दोहराव, पठन करवाएंगे, वाक्य पठन कार्य कराएंगे और इन्हें समूह 1 में रखा जाएगा। स्तर 2 वालों बच्चों को सरल पाठ पर कार्य किया जाएगा और इन्हें समूह 2 में रखा जाएगा। संक्षिप्त में जो पूरी प्रक्रिया है वो इस तरह से, जितनी अभी आपको मैंने लंबी बताई है वो पूरी प्रक्रिया इस प्रकार से है। आकलन के लिए पाठ कार्ड पढ़वाना। जब बच्चा हमारे पास आएगा, हमें उसका आकलन करना है तो सबसे पहले हम उसे पाठ कार्ड पढ़वाएंगे। पाठ कार्ड पढ़ाने के बाद हम उसके अंकों को दर्ज करेंगे। उसने कितने शब्द पढ़े हैं तो 1 अंक देंगे, अगर नहीं पढ़ पाया तो 0 अंक। इसके बाद स्कोरिंग प्रपत्र में उपलब्धि का स्तर दर्ज करेंगे कि बच्चे ने कितना योग हासिल हुआ है, वो किस स्तर पर आ रहा है। इसके बाद उसके समूह का निर्धारण किया जाएगा और समूह के निर्धारण के बाद उसके अनुसार हम शिक्षण कार्य करेंगे कि बच्चे को किस तरह से हमें पढ़ाना है, उसकी कमियों को दूर करना है। फिर उपचारात्मक शिक्षण गणित, इसके लिए भी बेसलाइन आकलन है। ये भी हस्त पुस्तिका में दिया हुआ है कि किस तरह से हमें बच्चों का आकलन करना है। समृद्ध हस्त पुस्तिका का प्रयोग करते हुए उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। बच्चों द्वारा प्रेरणा सूची में निर्धारित दक्षताओं पर कार्य किया जाएगा। स्तर 1 के लिए, अर्थात स्तर 1 है कक्षा 1 और 2 के लिए, बेसलाइन आकलन नहीं करेंगे गणित में, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण कार्य करा जाएगा। 48 दिनों के बाद फिर उनका एंडलाइन आकलन होगा। स्तर 2 में, जो कि कक्षा 3, 4 और स्तर 3 कक्षा 5 के लिए है, इनका बेसलाइन और एंडलाइन दोनों ही आकलन होंगे। समृद्ध हस्त पुस्तिका में दिए गए टूल द्वारा ही आकलन किया जाएगा, अलग से आकलन पत्र तैयार नहीं करना है। बेसलाइन आकलन के लिए क्या करना है? दिए गए समृद्ध टूल का मौखिक श्यामपट्ट कक्षा कार्य द्वारा प्रत्येक बच्चे पर प्रयोग करना है। बच्चों के उत्तर का विश्लेषण और दक्षता सूची को आकलन प्रपत्र में भरा जाएगा। ये समृद्ध हस्त पुस्तिका हम सभी के विद्यालय में है, तो इसमें आप वो टूल देख करके बच्चे का आकलन कर सकते हैं। स्तर विवरण देखिए किस तरह से हम बच्चे का स्तर निर्धारण करेंगे। स्तर 1 में हम उनकी जो आकलन करेंगे उसके लिए संख्या पूर्व ज्ञान बच्चे को होना चाहिए, गिनती 1 से 50 तक, संख्या पैटर्न 50 नंबर तक, समूहीकरण की अवधारणा। ये स्तर 1 के लिए ज़रूरी है कि बच्चा इस स्तर पे, अगर स्तर 1 पे है तो उसे इतना आना चाहिए। स्तर 2 पर संख्या ज्ञान 1 से 100 तक, संख्या पैटर्न 100 तक, जोड़ व घटा 2 अंकों के साथ और 1 अंकीय संख्याओं का गुणा। ये स्तर 2 के लिए। स्तर 3 के लिए संख्या ज्ञान 1 से 999 तक, जोड़ व घटा 3 अंकों के साथ 2 अंकीय संख्या का गुणा। ये स्तर 3 के लिए निर्धारित दक्षताएं हैं। इसके पश्चात देखिए इस तरह से आप कॉलम खींचकर बच्चे की जानने के लिए कि वो किस स्तर पर है, हम यहाँ पर बच्चे का नाम लिख लेंगे, क्रमांक लिख लेंगे, ऊपर लिख लेंगे कि हम क्या चीज़ जांच कर रहे हैं, और इसके पश्चात हम बच्चे को पढ़वा कर उसकी जांच करेंगे। ये है उपचारात्मक गणित के लिए। देखिए यहाँ बच्चों का नाम लिखा हुआ है और ये छात्र छात्रा का नाम है, और ये संख्या पूर्व अवधारणा 1 से 99 तक संख्या है। 1 से 99 संख्या गिनना,
अंकों का पैटर्न, रिक्त संख्याओं की पूर्ति, 1 से 50 तक इकाई दहाई की समझ, 1 से 9 तक संख्या जोड़ घटाना, शून्य की अवधारणा की समझ, आकार की समझ, 100 से 999 तक की संख्या का ज्ञान, 2 अंकों का जोड़ घटाना, 1 से 100 तक इकाई दहाई सैकड़ा, 1 अंक का 2 अंक से गुणा करना, 1 अंक का 2 अंक से भाग करना, मापन और मानक इकाइयों द्वारा। ये गणित के लिए है। और ये स्तर 2 कक्षा 2-3 के लिए ये देखिए इस तरह से भरा हुआ है कि जैसे मैंने आपको जो पाठ कार्ड दिखाया था, पाठ कार्ड को मैंने इस तरह से ये टूल बना हुआ है समृद्ध पुस्तिका में। घर, बस, मन, नयन, घास, पुल, जितने भी 20 शब्द लिखे थे उन 20 शब्दों को हम यहाँ लिख लेंगे और जो जो बच्चा पढ़ ले रहा है उसके आगे हम टिक लगा लेंगे या उसको हम 1 नंबर दे देंगे। ये टिक समझिए आप 1 नंबर है और इन नंबरों को हम जोड़ करके योग करके बच्चे को देख लेंगे कि अगर उसका 15 आ रहा है तो वो किस स्तर पर रहेगा, 16 आ रहा है तो किस स्तर पर रहेगा। तो ये हमारा है उपचारात्मक शिक्षण पंजिका गणित और हिंदी। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।